मैं जब छोटी थी ना तब मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे, बच्चा हर जगह पे खड्डा खोदने से कुआं नहीं बनेगा, ना ही पानी निकलेगा। तो ये मुझे आज भी याद है कि अगर आप हर जगह हर चीज बच्चों को करवाने के लिए रेडी हो तो बच्चा ना किसी में सक्सेसफुल होगा और ना वो अपने आप के लिए एक पॉजिटिव बिलीफ बना पाएगा। और आपके ऊपर तो जो प्रेशर बन रहा है वो तो बनता ही जाएगा। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि डांट के मत बोलो, चिल्ला के मत बोलो, हमारी खुद की आवाज इतनी ऊंची होती है और हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। तो यस, कहीं ना कहीं पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। एज पेरेंट्स बच्चे तो अपने आप ही सुधर जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आईना है, हमारा दर्पण है और कुछ नहीं है। और अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब मुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि मेरे अंदर कहाँ पे कमी है जो मेरा बच्चा मुझे दिखा रहा है। We are parents and we are always be a parent. We can not take a place of friend, और हमें लेना भी नहीं चाहिए, because friends बहुत सारे मिल जाएंगे, parent नहीं मिलेंगे। So अपनी जो parent की आपको responsibility और आपको जो ये एक blessing मिली है उसको parent ही रहने दो। आजकल मतलब न्यूज में भी बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आ रहा है, जैसे 12-13 साल के 15 साल के बच्चे आर एंडिंग देयर लाइव्स, व्हिच इज रियली एक्सट्रीम स्टेप। तो ये एक्चुअली हर एक पेरेंट को आई थिंक सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आज हमारी पेरेंटिंग में ऐसा क्या गड़बड़ हो रही है कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी लाइफ एंड करने के लिए रेडी हैं। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अगर आप खुद फोन हाथ में पकड़ के बच्चों को बोल रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो आप होमवर्क करने बैठो, आप टीवी मत देखो, तो ये कहीं कभी भी काम नहीं करने वाला है। बिकॉज बच्चा आपको देख के सबसे ज्यादा सीखता है, ना कि सिर्फ आपके वर्ड से। हर पेरेंट के दिमाग में एक सवाल होता है, मैं सही कर रही हूँ क्या? आजकल के बच्चे स्क्रीन से चिपके रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, और हम पेरेंट्स बस ये सोच के कंफ्यूज होते रहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में प्रॉब्लम है या फिर पेरेंटिंग में कुछ ट्वीक करने की जरूरत है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉसम एवरीडे, जहां हम आपके लिए ऐसे इंस्पायरिंग माइंड्स लेकर आते हैं जो आपकी लाइफ को हर एंगल से ग्रो करने में मदद करते हैं, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। पेरेंटिंग आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम सोचते थे कि बच्चे पालना मतलब लैलबाइज, क्यूट मोमेंट्स और फैमिली फोटोज, पर असली लाइफ में ब्रेकफास्ट से पहले ही 3 मेल्टडाउन्स हो जाते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स और एक मुझे स्कूल नहीं जाना। ये सब सुन चुके होते हैं। कभी लगता है हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, कभी लगता है हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, और बीच बीच में हम सीक्रेटली गूगल भी कर लेते हैं, Am I a good parent? But truly, हर पेरेंट का ये स्ट्रगल बिल्कुल नॉर्मल है, और आज हम इन्हीं रियल लाइफ चैलेंजेस को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिसेस रिद्धि मेहता, फाउंडर ऑफ द होलिस्टिक पेरेंटिंग हब। रिद्धि एक सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हैं, वॉल्डोर्फ एजुकेटर हैं, और उनके एक्सपर्टीज हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, इमोशनल अवेयरनेस, चाइल्ड साइकोलॉजी, and she teaches law of attraction, subconscious mind reprogramming and conscious manifestation, especially for parents and children. उनकी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 12 साल पहले, जब वो खुद मदर बनी थी, और तब उन्होंने डीपली समझा कि पेरेंट्स की इमोशनल हीलिंग, माइंडसेट और एनर्जी डायरेक्टली बच्चों के बिहेवियर और ओवरऑल वेलबींग को कैसे शेप करती है। So to understand more about it, let's welcome रिद्धि मेहता। Hi Riddhi, welcome to Blossom Everyday podcast. How are you doing? Thank you. I am doing good and it's my pleasure to be here. Riddhi, there is a recent incident which occurred, and I really want to start this podcast with that incident. हुआ क्या था एक्चुअली, स्कूल में बच्चे थे 6th क्लास के, और 4th फ्लोर पर उनकी क्लास थी, एंड दे वर प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर। तो एक बच्चे ने ना दूसरे बच्चे को डेयर दिया कि तुम इस 4th फ्लोर से ना नीचे जंप कर जाओ, एंड द अदर किड लिटरली ही वाज रेडी टू जंप। उसका एक पैर वो जो रेलिंग होता है ना, रेलिंग के बाहर था, एक पैर अंदर था। वो लकीली एक टीचर ने उनको देख लिया और उनको वहां से हटाया, तो दैट किड वाज सेफ। लेकिन यहाँ पर मतलब अभी जब मैं आपको बता भी रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
यस। मतलब हम पेरेंटिंग में कहां पर गलत जा रहे हैं। एक तरफ एक वो बच्चा है जो डेयर दे रहा है इस टाइप का जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जहां पर उस बच्चे की जान जा सकती थी, और दूसरी तरफ वो दूसरा बच्चा है जिसने वो डेयर लिया, मतलब उसके लिए ईगो इतना बड़ा था कि वो अपनी जान देने के लिए रेडी था। सो इन एज अ पेरेंट, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग इन दैट? मैं कहना चाहूंगी कि इसका सीधा सा कनेक्शन पेरेंट के इनर चाइल्ड से है। बिकॉज जब बच्चे घर में सुनते हैं कि हमें कुछ प्रूव करना है, तभी ही हमें वैलिडेशन मिलेगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, या घर के आसपास के उनके रिलेटिव, टीचर्स, कोई भी हो। जब बच्चे बड़े से ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमें वैलिडेशन या कोई भी किसी भी तरीके का अप्रूवल तभी मिलेगा जब मैं अपने आप को साबित करूंगा, तभी बच्चे वो एक लूप में फंस जाते हैं कि मुझे हर वक्त अपने को अच्छा दिखाना है और अच्छा दिखाने के लिए मुझे प्रूव करना है। एंड ये सीधा लिंक होता है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने बचपन में ये किया है। हमने अपने बड़ों को हर वक्त अपने मार्क्स के थ्रू या अपने कोई एक स्किल के थ्रू ये बताया है कि हाँ, मैं अच्छा हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, आप मुझे प्यार दो। तो इसका कनेक्शन यहां से शुरू होता है कि जब पेरेंट छोटे थे तब उनको कहीं ना कहीं ये अप्रूवल नहीं मिला है, और आज वो अपने बच्चों के साथ सेम पैटर्न रिपीट करते हैं विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर किड्स लाइफ, कि अभी उन्हें बच्चों को प्रूव करना है, मार्क्स अच्छे लाके, कोई कंपटीशन में आगे आके। और ये पैटर्न बच्चे के अंदर इस तरीके से बन जाता है कि फिर वो फ्रेंड्स के साथ भी उसी पैटर्न को रिपीट करते हैं, चाहे वो डेयर देना हो या उसे साबित करना हो। तो ये दोनों जगह पे आपको देखने मिलेगा जब ये बच्चों के पेरेंट्स के और बच्चों के पैटर्न इस तरीके से बन चुके हैं, विच इज वेरी डेंजरस। एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग पेरेंट्स की अपने जो पैटर्न्स है उस पे ध्यान दो, रादर देन बच्चों के बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करने के, क्योंकि बिहेवियर आता ही हमारी पैटर्न से है, और ये हमें अभी कॉन्शियसली समझने बहुत जरूरी है। राइट, आप पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है और जो हमारी एनर्जी है वो बच्चों के बिहेवियर को शेप करता है। कैन यू इलैबोरेट दैट कॉन्सेप्ट कि कैसे उसको अफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देकर? यस श्योर। बहुत बार कैसा होता है ना कि जब फॉर एग्जांपल कोई एक पेरेंट है जो अपनी स्कूल की कोई कंपटीशन में पार्ट लेना नहीं चाहता, लेकिन उसे कहा गया कि नहीं, आप पार्ट लो तो आप आगे बढ़ सकोगे, आपको प्रेज मिलेगा, टीचर्स आपको गुड बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स क्लैप करेंगे, तो उस पे कहीं ना कहीं वो बर्डन डाला गया, जबकि बच्चे की ना ही वो पर्सनालिटी थी कि वो स्टेज पे जाके बोले, और ना ही बच्चा अंदर से वो चाहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा डम था या उसमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी थी। यहाँ हम ये बिल्कुल भी मिस करते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, क्या बच्चा वो करना चाहता है, उसके लिए बना है, वो उसका इंटरेस्ट है, वो हम बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन जब बच्चे को जबरदस्ती या इन द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स या टीचर कुछ करना पड़ता है, तब ये होता है ना कि वो ये फील करता है कि अगर आज मैं ये नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे अप्रेजन, कोई किसी से कुछ अप्रूवल नहीं मिलेगा, किसी से मुझे प्यार नहीं मिलेगा, किसी से मेरी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, मेरे फ्रेंड्स सोचेंगे कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव बिलीव्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस एज में आपको नहीं पता है कि ये सही है या गलत है। आप पूरे डिपेंडेंट हो अपने बड़ों पे, चाहे वो आपके टीचर्स हो या आपके पेरेंट्स हो, वही आपके मेन गाइड है। तो इस तरीके से जब आपकी इनर कनेक्शन, इनर बिलीफ्स बनना शुरू होते हैं ना, वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं जब तक उन्हें ब्रेक ना किया जाए। और जब आप माइंडफुल नहीं हो इन पैटर्न्स के ऊपर, तो आप सेम पैटर्न अपने बच्चों के साथ रिपीट करना शुरू करते हो जब आप खुद पेरेंट बनते हो, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी यही है कि अगर आपको अपने आप को साबित करना है तो आपको हर एक कंपटीशन में फर्स्ट आना है, आपको हर जगह पार्ट लेना है, चाहे आप खुश हो या ना हो। एंड ऐसे बहुत और भी पैटर्न्स है। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, ऐसे ही बहुत सारे मैंने मदर्स को देखा है जो बोलती है कि शादी के बाद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ,
मुझे डर लगता है, या मुझे हर जगह अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, तो वो पीपल प्लीजर बनती जा रही है। और एक लेटर एज में आके उनको रियलाइज होता है कि मैंने अपनी खुद की आइडेंटिटी खो दी है सबको खुश करने के चक्कर में। और फिर एक टाइम आता है कि जब वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है, जो हमने बहुत सी मदर्स के साथ देखा है। तो यही है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को और अपने पैटर्न्स को नहीं समझोगे तो ये रिपीट तो होने ही वाला है, और यहीं हमें माइंडफुल होना है। राइट, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर जैसे एज अ मदर अगर मैं पीपल प्लीजर हूँ, अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि नो बोल पाऊँ मैं किसी को, तो मैं अपने बच्चे से भी वही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो भी वही वाला बिहेवियर अडेप्ट करे। अगर वो पीपल प्लीजिंग नहीं करेगा, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने लिए स्टैंड लेगा, तो मैं उसको बोलूंगी नहीं नहीं ये रॉन्ग बिहेवियर है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। करेक्ट। ओके, तो अब एक दूसरा एक बहुत ही बर्निंग इशू है। आजकल हम कहीं भी चले जाते हैं ना, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, हर जगह पे हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, चाहे 2 साल का बच्चा भी होगा, उसके हाथ में स्क्रीन होती है। तो ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? मैंने जितने भी पेरेंट्स से बात करी है इस बारे में, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बिना स्क्रीन देखे खाना ही नहीं खाते हैं। ऑल्दो आई टोल्ड देम कि नहीं, क्योंकि तुम नहीं खिलाते हो इसीलिए नहीं खाते हैं। बट यू नो समवेयर एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना कि हमें ब्लेम दूसरे के ऊपर डालने में अच्छा लगता है। तो वो चीज हमेशा रहती है कि नहीं हमारा बच्चा नहीं देखता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? फॉर दिस आई फर्स्ट वांट टू आस्क गिव यू 2 ऑप्शंस। थिंक दिस लाइक मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी, आप एक खराब हैबिट को चूज करोगे या आप एक बहुत खराब हैबिट को चूज करोगे? खराब हैबिट को। ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि हम ऐसी कोई हैबिट चूज ना करें कि जो हमारे बच्चों को हार्मफुल हो, लेकिन अनकॉन्शियसली हम वही अनहेल्दी चॉइसेस बच्चे को दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी देर देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये थोड़ी देर आगे चल के एक ऐसा पैटर्न बनेगा कि जिसको छुड़ाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रक्चर वे में अगर फोन देना तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास एक क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। फोन का एडिक्शन तब शुरू नहीं होता जब हम बच्चे को फोन देते। फोन का एडिक्शन रियलिटी में शुरू कब होता है? जब बच्चा पेरेंट की जगह फोन लेना शुरू करता है बच्चे की लाइफ में। मतलब अब फोन एक को पेरेंट बन गया है, तो रियल प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम एक बाउंड्री नहीं बनाते, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे बच्चे को बोला है कि आप फोन देख सकते हो वीक में 1 टाइम सैटरडे को, दिस इज स्ट्रक्चर। और वो भी एक रूटीन, उसका टाइम लिमिट है 1 आवर टू 1.5 आवर, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप क्लियर बाउंड्री, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे और फिर ब्लेम करोगे कि मेरे बच्चे फोन को छोड़ते नहीं है, वो टीवी के बिना या स्क्रीन के बिना खाना नहीं खाते, तो वो ब्लेमिंग गेम में किसी का भी कोई सोल्यूशन कहीं निकलने वाला नहीं है। बिकॉज हम ब्लेम करके कोई टेम्परेरी सोल्यूशन शायद उनको डांट के या छीन के कर भी ले, बट ये परमानेंट नहीं होने वाला है। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अगर आप खुद फोन हाथ में पकड़ के बच्चों को बोल रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, बच्चों को बोल रहे हो आप होमवर्क करने बैठो, आप टीवी मत देखो, तो ये कभी भी काम नहीं करने वाला है। बिकॉज बच्चा आपको देख के सबसे ज्यादा सीखता है, ना कि सिर्फ आपके वर्ड से। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आप दिन में उनके सामने किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। अगर डेली आप नाइट तक टीवी या मोबाइल देख रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हो जल्दी सो जाओ कल स्कूल जाना है, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि हाँ रात तक फोन देखना सही है, और आज नहीं तो कल वो ये सेम चीज रिपीट भी करेगा। तो अगर आपको हेल्दी हैबिट्स डालनी है, अगर आपको बैलेंस वे में क्योंकि आप बच्चे से फोन छीन नहीं सकते। आज की जनरेशन में हमें भी पता है कि हम सीधा बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि आप टीवी बिल्कुल मत देखो, क्योंकि जितना हम किसी चीज को उनसे छीनेंगे वो उतना उसकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। तो बेटर और बैलेंस वे है कि हम एक हेल्दी बाउंड्री बनाएं और स्ट्रक्चर वे में उनको इम्प्लीमेंट करें, तो ही ये
मोबाइल एडिक्शन का आप एक सोल्यूशन बच्चे को दे पाएंगे। ओके तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे जो हैं वो मॉडलिंग से ज्यादा सीखते हैं, जो हम वर्ड्स बोलते हैं उससे नहीं सीखते हैं, लेकिन जब हम बिहेव करते हैं हमारे बिहेवियर को देखकर वो मॉडल करते हैं सब कुछ। यस इनफैक्ट मैंने भी अपनी मदरहुड में यही किया था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं खुद टीवी नहीं देखती थी, जब उनको खाना खिलाती थी मैं उनके सामने खुद नाचती थी, खुद उनको राइम Yes. सुनाती थी, लेकिन मैंने कभी उनको स्क्रीन नहीं दिया उनके हाथ में। Very good. यस इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, Yes, of लगता course, है of course. लेकिन करना पड़ता है। करना पड़ता है। एंड द अदर थिंग इज दैट कि अगर आपने अभी लाइफ के बच्चे के चाइल्डहुड एज को संभाल लिया ना, तो फिर बाद में आपको उसके सामने चिल्लाना, रोना धोना दोनों का ये सब नहीं होगा। अगर आपने अभी लाइट ये चीजों को लिया तो आगे जाके आपको लाइफ टाइम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बच्चे को भी इसकी वजह से उसकी खुद की सक्सेस में ये सारी चीजें आड़े आने वाली ही है। तो Absolutely. अभी हाँ, अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी थोड़ी माइंडफुलनेस दिखाना इज गुड। राइट इनफैक्ट अभी मेरे घर में ये स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हैं स्ट्रक्चर है कि डेली यू कैन वॉच टीवी फॉर और एनी स्क्रीन टाइम फॉर हाफ एन आवर, दैट इज द लिमिट। वो आप Yes. जिस मर्जी टाइम आप देखो, आपको उस टाइम पे गेम खेलना है गेम खेलो, आपको कोई सीरियल देखना है या कुछ और मूवी देखना है, यू कैन वॉच एनीथिंग एट दैट टाइम। यस इससे क्या होता है ना कि बच्चे रेबल नहीं बनते। नहीं तो अगर हम उस चीज को कंप्लीटली छीन लेंगे, क्योंकि आज हमको भी पता है वो स्कूल बस में जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, तो हर जगह बच्चे ये सारी बातें करते हैं, आज मैंने ये देखा वो देखा। और अगर बच्चा उस चीज से कंप्लीटली दूर है तो उसको वो चीज और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि मैं देखूं क्या है क्या है। तो बेटर है हम हर एक चीज से उनको नहीं दूर भगा सकते, तो उसको बैलेंस वे में लेके चलना, यही एक बहुत समझदारी वाला काम हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट। राइट तो यहाँ पर रिद्धि एक बात बताइए, जैसे मैंने तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बचपन से ही बनाया हुआ है तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैंने ना काफी बच्चों को देखा है जो बहुत ज्यादा एडिक्शन जिनको हो चुका है ऑलरेडी स्क्रीन टाइम का। अगर आप उनसे स्क्रीन ऐसे उनसे लेते हैं ना, जैसे कई बार होता है कि गेस्ट आए हैं घर में, गेस्ट आए हैं तो लेकिन बच्चे तब भी स्क्रीन लेकर बैठे हुए हैं उनके सामने। नाउ पेरेंट्स से इसके नहीं बेटा थोड़ी देर रखो, थोड़ा इंटरेक्ट करो इनके साथ। और बच्चों से अगर आप फोन ले लो ना, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं, दे गेट वेरी एग्रेसिव, डांटना शुरू कर देते हैं या फिर मारना पीटना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे। हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? सो फॉर दिस, आप पहले तो बच्चे से कोई चीज छीनोगे तो वो एकदम से रिएक्ट करने ही वाला है, तो आप ये एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते कि मैं फोन छीन लूंगा और वो शांति से बैठेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना है, पहले उसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देना है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। जैसे फोन की जगह पे अगर बच्चे को कोई डांस एक्टिविटी, कोई प्ले डो आजकल बच्चे खेलते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, अगर उसको बैट बॉल खेलना पसंद है या उसको ड्राइंग बनाना पसंद है, पहले उसको ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी उसके सामने लाओ, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ 1-2 मिनट, वो आएगा और धीरे धीरे वो अपना फोन साइड में छोड़, क्योंकि जब फोन एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करती है, अगर आप उसको दूसरी ऐसी कोई चीज से रिप्लेस नहीं कर पा रहे जिससे उसे डोपामिन मिले, तो आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसकी हैबिट उसमें डाल दी है। तो एक दिन में ये काम होने वाला नहीं है। यस, यू नीड टू बी firm, you need to be constantly, you have to give efforts for that, बट ये होगा जरूर। इसके लिए पेरेंट्स को काम रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर बच्चा कितना भी टेंट्रम्स दिखा रहा है तो आप अपनी एनर्जी काम रखिए, एंड सेकेंडली ऑल्टरनेटिव्स रेडी करिए, चाहे वो स्टोरी टाइम हो, चाहे वो प्ले टाइम हो, चाहे वो आप बच्चे को नीचे ग्राउंड में लेके खेलने के लिए या उनको आउटडोर प्ले करने के लिए लेके जाइए। बट ऑल्टरनेटिव्स के बिना आप सीधे उनसे कोई चीज छीन के उनको ये नहीं बोल सकते कि चलो अभी गेस्ट आए हैं तो आप उनसे बात, क्योंकि उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमें ये समझना पड़ेगा, हम एकदम से सडनली उन्हें कोई एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी के लिए विदाउट एनी अजम्पशन उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, उनको वो शिफ्टिंग टाइम देना पड़ता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट। राइट तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अब जैसे बच्चे जब एग्रेसिव हो जाते हैं, आपने बोला कि पेरेंट्स को काम रहना बहुत जरूरी है उस टाइम पर। yes. लेकिन एक टाइम आता है जब वो ना काम नहीं रहा जाता है, वहां पे बम फूट जाता है पेरेंट्स का भी, राइट? तो yes. और कई बार ना बच्चे भी एक्चुअली वो एंटाइटलमेंट ना कहीं आजकल के बच्चों में है।
और उसकी वजह से दे बिहेव इन एनी वे, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए एक्चुअली? मतलब वो कामनेस कैसे रखें बच्चे के साथ जब बच्चा इतना ज्यादा अगर एग्रेसिव हो रहा है? क्योंकि आपने कई बार रील्स में भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे अगर आप उनको कोई चीज नहीं दोगे या उनकी बात को नहीं मानोगे ना, दे स्टार्ट हिटिंग। कई बार फेस पे मारेंगे, बॉडी पे मारेंगे, कहीं पे मारेंगे। तो दैट इज नॉट अ एक्सेप्टेबल बिहेवियर फ्रॉम अ चाइल्ड। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट यू नो व्हाट, एक्चुअली हम लोग बिहेवियर को देखते हैं बच्चे के, कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो जिद्दी बन रहा है, वो अग्रेसिव बन रहा है। बट द रियल प्रॉब्लम एंड द रियल रूट कॉज इज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। बिकॉज क्या होता है ना कि बच्चे की जो प्राइमरी नीड्स हम बोलते हैं वो जब मेट नहीं होती है ना, तब बच्चा ऐसे बिहेवियर करता है। और अगर मैं बताऊं प्राइमरी नीड्स क्या है, बहुत सिंपल बेसिक नीड्स होती है बच्चे की बिटवीन 0 to 6 years मेनली। जब बच्चा ये एज में है, तब अगर आप उनका खाना पीना टाइम पे, उनकी नींद टाइम पे और उनकी सेफ्टी, ये 3 चीज को अगर आप बैलेंस वे में और कंसिस्टेंसी में अगर उन्हें नहीं रखते, तो बच्चे का बिहेवियर में ये सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। कई बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, कई अग्रेसिव बन जाते हैं, कई चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, कई हिट भी कर लेते। तो ये किस तरीके से बाहर निकलेगा वो हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका रूट कॉज बहुत सिंपल है। इसका रूट कॉज सिर्फ इतना ही है कि आप बच्चे की प्राइमरी नीड्स को मेट करिए। अगर आप बच्चे को काम देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसे 10 से 11 घंटे की मिनिमम नींद जरूरी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज आपने उसे 8-9 बजे सुलाया, कल 10 बजे सुलाया, परसों 7 बजे सुलाया। नहीं, बच्चे को प्रेडिक्टेबल टाइम, हम बोलते हैं रूटीन फॉलो करो, और बहुत सारे पेरेंट्स इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि रूटीन का क्या इतना इंपॉर्टेंस है। बट अर्ली स्टेज में रूटीन इज द मस्ट, बिकॉज अदरवाइज आप ये सारे सिम्टम्स बच्चों के बिहेवियर में देखोगे। और आज के बच्चे इसीलिए, क्योंकि उन्हें लेटर इवनिंग, मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जो इवनिंग के टाइम पे बच्चों को 7-8 बजे के बाद टीवी देखने 1-1 घंटा देते हैं। इससे क्या होता है, स्टिम्युलेशन बहुत हाई हो जाता है और फिर बोलते हैं कि अब चलो सो जाओ। तो इतनी हाई स्टिम्युलेशन में से आप उनको एकदम से शट डाउन करके सोने के लिए बोलोगे तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर ये सारे कंफ्यूजन्स अग्रेशन के थ्रू, चिड़चिड़ापन दिखाने के थ्रू, कई बच्चे रोना शुरू करते बात बात पे। तो इस तरीके से बाहर निकलते हैं क्योंकि आपने उनकी प्राइमरी नीड्स अगले दिन मेट ही नहीं किए। आप उनके भूख का ध्यान नहीं रख रहे या उनको ओवर ईटिंग करवा रहे हो। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बच्चे को ये बच्चा मतलब ये मान के नहीं चलता है या उसने ऐसा प्लान नहीं बनाया कि मुझे मेरे पेरेंट्स को परेशान करना है, लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो अंदर खुद कंफ्यूज है कि मैं किस तरीके से उन्हें ये समझाऊं कि आई नीड दिस। और इसका रिजल्ट होता है कि बच्चे की कामनेस खो जाती है और वो अग्रेसिव बनता है। रिति, आपने बोला कि 3 जो नीड्स हैं वो मीट होनी चाहिए बच्चे की, जिसमें कि एक खाना हो गया, एक सोना हो गया और एक हो गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन आजकल एक और चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, जो हमारी जनरेशन में नहीं थी, पेरेंट्स आर बिकमिंग टू प्रोटेक्टिव। और सिर्फ ये 4-5 साल के बच्चे तक नहीं है, मतलब मैंने देखा है 14-15 साल के बच्चे भी होते हैं ना, अगर रोड क्रॉस करनी है तो खुद से क्रॉस नहीं करने देंगे, पेरेंट जाएगा क्रॉस कराने के लिए। तो मतलब ये कितना अफेक्ट कर रहा है एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को या उसके बिहेवियर को, जब हम इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि मुझे अपना याद है, व्हेन आई वाज 12 years old, मैं खुद साइकिल चला के अपना स्कूल जाती थी, जो कि आई थिंक 5-6 किलोमीटर्स था मेरे घर से, और मेरे पेरेंट्स ने कभी बॉदर नहीं किया कि क्या होने वाला है। या सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगी कि हमारे टाइम में और आज के टाइम में, मैं समझ के चल रही हूँ, इट्स मोर देन 20 years नाउ, बहुत कुछ बदला है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ज्यादा, मैं एक ही तरीके से इसको नहीं देखूंगी, बिकॉज सिर्फ पेरेंट्स ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं या ज्यादा उनको हर एक चीज के लिए संभाल के चल रहे, वैसा नहीं है। कहीं कहीं वो जरूरी भी है, बिकॉज जब हम साइकिल चला के जाते थे तब इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी, और आज अगर आप देखो तो वो सिनारियो बहुत चेंज हो गया है। तो हम सिर्फ उसको नेगेटिव वे में नहीं सोचेंगे, बट यस, कोई भी चीज जब अति होता है, किसी भी चीज का जब कोई चीज ओवर होने लगे तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे। तो
एज अ पेरेंट अगर हम रियल ग्रोथ चाह रहे हैं अपने बच्चों का, तो थोड़ा तो उनको एक गाइडेड वे देना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स आप उन्हें एकदम जब सर्टेन एज तक एकदम फ्री नहीं छोड़ सकते, राइट, बट ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम उनको पकड़ पकड़ के पिंजरे के अंदर बांध के चले तो वो उड़ना नहीं सीखेंगे। तो हमें बैलेंस यहाँ पे भी जरूर बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई हार्म ना हो, क्योंकि एज अ पेरेंट इंटरनली तो हम उनकी सेफ्टी ही चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी बिहेव लाइक दिस, बट कहीं ना कहीं अंदर से हमें डर है, तो हमें अपने डर के ऊपर जीत पहले तो लानी है, और वो हम लाएंगे हमारे बिलीव्स को पॉजिटिव बना के, और उसका अगेन सीधा कनेक्शन है आपके इनर चाइल्ड से। और इसीलिए आपकी अगर कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस रहा है तो उसे हील कीजिए, उससे उभरिए। तो अगर आप उससे उभर जाएंगे ना तो आपको ये डर कम हो जाएगा, और धीरे धीरे ये ओवर प्रोटेक्शन और ओवर पैम्पर करने की आपकी जो हैबिट है वो कम हो जाएगी। बिकॉज अगर आप अपने बिलीव्स नहीं क्लियर करोगे तो ये रिपीट आज एक सिचुएशन में होगा, शायद कल दूसरी कोई सिचुएशन में होगा, तो आप सिचुएशन के आधार पे उसको क्लियर नहीं कर सकते, आपको इंटरनली उसको क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई फील। राइट। हाँ, क्लियर एक बाउंड्री सेट करना एक तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले अपने बिहेवियर के बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। yes. और जैसे आपने पहले वो एग्जाम्पल भी दिया था कि बचपन में जैसे हमें शायद फोर्स किया होगा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, अगर वहां पर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको लव मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो वही चीज शायद हम अपने बच्चों के ऊपर भी फोर्स करते हैं कि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। तो वही चीज हम शायद वो प्रोटेक्टिव वाले तरफ भी हम लोग शायद करते हैं बच्चों यही के होता लिए। है। मतलब जब हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन भी है कि इनर चाइल्ड एक्चुअली क्या है। बट इनर चाइल्ड इज नथिंग बट योर कॉन्शियस पैटर्न्स। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में, आप 0 to 7 ईयर की एज में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि तब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से डेवलप हुआ ही नहीं होता है। तो आपके जो भी बचपन के पैटर्न्स है, जो भी आपके एक्सपीरियंस आपने किए हैं वो एज में, वो सारे सबकॉन्शियस में आपके इम्प्रिंट होते जाते हैं, एंड देन लेटर एज तक, लाइफ टाइम तक वो चलते हैं, एंड देन अगेन वो आप रिपीट करते हो। अगर आपने उसे हील नहीं किया तो वो रिपीट जरूर होने वाला है। तो अगर वो हेल्दी पैटर्न्स है देन वेल एंड गुड, बट अगर हेल्दी नहीं है तो हमें वहीं पे फोकस करना है, माइंडफुली उसे चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ वो नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट ना करें। राइट। रिति, यहाँ पर ना एक और बर्निंग इशू आता है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई डोंट नो इज इट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर क्या है। आजकल मतलब न्यूज में भी बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आ रहा है जैसे 12-13 साल के, 15 साल के बच्चे आर एंडिंग देयर लाइव्स, विच इज रियली एक्सट्रीम स्टेप। तो ये एक्चुअली हर एक पेरेंट को आई थिंक सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आज हमारी पेरेंटिंग में ऐसा क्या गड़बड़ हो रही है कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी लाइफ एंड करने के लिए रेडी हैं। हम लोग पता है एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को, कोई बच्चे जिसने भी ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है, विच इज वेरी सैड, बट जिसने भी ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है वो, उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें ये समझने में हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ये समझ को कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी कि उसने ये स्टेप लिया। प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे को अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, अपने इमोशंस किसी से शेयर करने के लिए कोई नहीं मिला जब उसने ये स्टेप लिया। और यही हमें ये अवेयरनेस लानी है कि एज अ पेरेंट हमारे बच्चों के साथ ऐसे संबंध क्यों नहीं है कि आज हमारा बच्चा आके हमसे सब कुछ शेयर कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ के एज में सेफ रहे, ऐसे कोई स्टेप्स ना ले, तो सबसे प्राइमरी चीज होगी अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्ड ऐसा बनाओ कि वो आधी रात को भी कुछ भी होने दो, वो आपके पास आके आपको शेयर करने में झिझके ना। उसे ये थॉट ना आए कि मेरे मम्मी पापा क्या जज करेंगे, वो डांटेंगे तो नहीं। जब बच्चा ये सोचने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझेगा, तब वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है। और अगर हम देखें, अगर ये न्यूज को हम पढ़े तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जिस चीज के लिए उसने ये स्टेप लिया वो बहुत मामूली थी, लेकिन बच्चों के लिए वो मामूली नहीं थी, क्योंकि 12-13 आजकल ये एज जो टीन एज, हम प्री टीन एज या टीन एज बोलते हैं,
उस एज में बच्चों का इमोशनली जो उनके डेवलपमेंट है वो इतनी स्पीड से हो रहा है कि वो अपने आप को, अपने इमोशंस को समझने के लिए पहले तो अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, और ऊपर से उन्हें ये भी अगर फील करवाया जाए कि आपके फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चा पूरी तरीके से टूट जाता है और तभी वो ऐसे स्टेप्स लेता है। तो इसीलिए आजकल इमोशनल अवेयरनेस पे बहुत फोकस किया जाता है। राइट मैंने बहुत पेरेंट्स को सुना है, इनफैक्ट टीवी में भी अगर आप बहुत सारे मूवीज को भी देखेंगे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वी वांट टू बी फ्रेंड्स फॉर आवर चिल्ड्रन, बोलते हैं, लेकिन मतलब एक फ्रेंड बनना और एक इमोशनल अवेलेबिलिटी जो आप बोल रहे थे, इमोशनली अवेलेबल होना, दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों एक ही साथ हैंड इन हैंड जाते हैं? No, there is a difference between these. See, we are parents and we are always be a parent. We can not take a place of friend, और हमें लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, पेरेंट नहीं मिलेंगे। सो अपनी जो पेरेंट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको जो ये एक ब्लेसिंग मिली है उसको पेरेंट ही रहने दो। बट द थिंग इज दैट इमोशनल अवेयरनेस, यहाँ पे इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बच्चा आके आपको 24/7 सब कुछ बताए, उसने क्या किया, कहाँ किया, किसके साथ, नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा कोई कंफ्यूजन में हो, जब भी उसे डर लगे, जब भी उसे किसी के गाइडेंस की जरूरत हो, तो वो किसी और अडल्ट के पास या किसी और के पास उस सिचुएशन का सोल्यूशन मांगने से पहले बेझिझक आपके पास आके पूछ सके कि मैं अब ये सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे यहाँ आपके गाइडेंस की जरूरत है। अगर नहीं भी फंसा हूं, उसको कोई कंफ्यूजन भी है, तो वो आपके पास विदाउट जजमेंट आ सके ना। वो जो संबंध, वो रिलेशनशिप आपने बिल्ड आपको करना है एज अ पेरेंट, कि आज आपका बच्चा 14 साल का हो, चाहे 17 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, कोई भी बात हो, अपने फ्रेंड्स की बात हो, टीचर की बात हो, अपनी खुद की स्टडी की बात हो, कोई उसने मिस्टेक की है उसकी बात हो, वो आपको आके बता सकता है, और वो तभी बता सकेगा जब आपने वो रिलेशन उसके साथ बिल्ड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका फ्रेंड बनना है। डेली सिर्फ एक 5 से 10 मिनट अपने बच्चे के साथ ऐसा कन्वर्सेशन रखिए कि उसे लगे कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं मैटर करता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है उनकी नजर है मेरे, क्योंकि बच्चे अनकॉन्शियसली सब जज भी करते हैं, सब समझ भी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10 साल का बच्चा है तो उसको कोई समझ नहीं है, उसको पूरी तरीके से सब समझ है कि मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कितना मैटर करता हूँ, मेरे फीलिंग्स की उनको कदर है या नहीं है, मेरे डिसीजंस को वो समझ रहे हैं कि नहीं। वो सारी चीजें जब बच्चे को वो सेफ्टी फील होती है ना अपने पेरेंट्स के साथ, दैट इज व्हाट इमोशनल अवेयरनेस। राइट तो एक तो होता है ना, जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो पेरेंट्स पूछते हैं, अच्छा आज स्कूल कैसा रहा, पढ़ाई कितनी हुई, कल के एग्जाम की तैयारी कितनी हो गई है, इस टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। यस, ठीक है, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं हम तो उनके साथ बैठते हैं, हम तो उनके साथ बात करते हैं, लेकिन क्या ये जो सरफेस लेवल क्वेश्चंस हैं ये वो इमोशनल बॉन्डिंग बनने में हेल्प करते हैं, या फिर आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे सकती हैं पेरेंट्स को जो एक्चुअली वो इमोशनल बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं? No, actually this surface questions are only a conversation. ये कोई, और इस शायद बहुत बार बच्चे चिढ़ भी जाते हैं ऐसे सवाल से कि रोज रोज ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। और एज अ पेरेंट मैं तो ये ऐसे सवाल बहुत कम करती हूँ। वंस इन अ वाइल आई विल आस्क देम इफ देयर इज एनी ओकेजन इन देयर स्कूल, और कुछ ऐसा सिचुएशन स्कूल में है देन इट्स ओके, अदरवाइज ऐसे सवाल नहीं पूछना ही बेहतर रहेगा। इमोशनल कनेक्शन के लिए आपको किस टाइप के सवाल पूछने चाहिए, आई विल शेयर 1-2 एग्जांपल विथ यू। फॉर एग्जांपल इवनिंग, पहले तो स्कूल से आके ही बच्चों के ऊपर सवालों की बौछार मत करो, उनको टाइम दो रिलैक्स होने के लिए, बैठने के लिए। वो अपने आप से कुछ बोलेगा तो ठीक है, उनको अपना टाइम दो। वो सवाल और कन्वर्सेशन तब शुरू करनी चाहिए जब बच्चा अच्छे मूड में है, वो रिलैक्स हो गया, एक आधा घंटा हो गया है, बैठा है, तब उसे जाके पूछो कि आज कुछ नया सीखा क्या। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। आज का तुम्हारा दिन में तुमने किसी को प्राउड फील करवाया, या आप कहीं कंफ्यूज हो क्या? आज कोई ऐसी सिचुएशन आई जब आपको डर लगा? यू हैव टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां एक लूप खुले और बच्चे के पास और क्वेश्चन और आंसर आए।
ऐसा नहीं कि बच्चा हाँ और ना में बोल के जवाब दे के वो कन्वर्सेशन को खत्म कर दे। हमें एक लूप बनाना है कि 5-10 मिनट वो बात चले और वो जेनरिक क्वेश्चन बिल्कुल ना, वो उनके इमोशंस को ओपन होने दे, वैसे सवाल पूछने हैं। राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स में ना खुद अपने इमोशंस को हैंडल करने की समझ नहीं होती है, और इसीलिए फिर वो ना जब बच्चे भी अपने इमोशंस आके बताते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको शट डाउन कर देते हैं वहां पर। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो रेलेवेंट नहीं है, जो कि नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि कोई भी इमोशन क्यों ना हो, चाहे कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, एवरी इमोशन इज वेरी वैलिड इन दैट चाइल्ड्स माइंड। तो यस, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is what Indian parents are doing mostly. और आई एम ग्लैड कि हमारी अभी की जनरेशन, जो अभी के पेरेंट्स है, वो बहुत अवेयर हो चुके हैं इस सिचुएशन की तरफ, और वो स्टेप्स ले रहे हैं, विच इज वेरी गुड। बिकॉज अगर हम हमारी आगे की जनरेशन को देखें तो दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। सो हम यहाँ पे ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, बट द थिंग इज दैट कि जब तक हम ये चीज को समझेंगे नहीं कि इमोशंस आर ओके एंड ऑल इमोशंस आर वैलिड, तब तक हम इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिकॉज जब हम खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर, हम अपने खुद के इमोशंस को ही वैलिड नहीं समझ रहे, तो हमारे बच्चों के इमोशंस को वैलिड समझना तो बहुत दूर की बात हो गई। सो फॉर अ पेरेंट, एंड दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस माय होल जर्नी इन दिस फील्ड, कि आपके इमोशंस जब आप नहीं समझोगे और सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेलोगे, या अपने इमोशंस के लिए किसी और को हमेशा आप बोलोगे कि इसकी वजह से ये हुआ, मेरे बच्चे की वजह से मैं दुखी हूं, या मेरे पेरेंट्स की, या इन लॉज की, या XYZ, तो आप कभी भी ना खुद को मदद कर रहे हो और अपने बच्चों को तो आप मदद कर ही नहीं सकते हो। बिकॉज आप, मतलब ये एक ऐसा है ना कि जब आपके अंदर ही एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप दूसरे को स्टेबिलिटी कैसे दे सकते हो? So for that, inner child healing and working on your emotion is very, very important. Absolutely, absolutely. और आजकल एक और चीज मैंने देखी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना एक्सपोजर बहुत ज्यादा देना चाहते हैं हर एक चीज का। तो बच्चे पूरा दिन बिजी रहते हैं, स्कूल से आएंगे, उसके बाद फिर कोई क्लास होगी, उसके बाद आएंगे फिर कोई तीसरी क्लास होगी, फिर कोई चौथी क्लास होगी। सो टिल द टाइम दे आर गोइंग ऑफ टू स्लीप, दे आर इन सम और द अदर क्लास। तो जो एक्सपोजर के नाम पे जो हम बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हैं, कितना करेक्ट है, कितना सही है ये? इस लाइन में अगर इसका आंसर दूं तो ये बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज बच्चे हैं, कोई मशीन नहीं है जो एक के बाद एक कुछ काम के लिए हम उनको, मतलब ऐसा कि ये खत्म हुआ वो करो, ये खत्म हुआ ये करो, ये उनके लिए तो हार्मफुल है ही। लेकिन एज अ पेरेंट हम ये क्यों करते हैं, हमें ये भी समझना है। इसके पीछे मेनली 2 रीजन होते हैं। एक तो पेरेंट डरा हुआ है, और दूसरा है कि पेरेंट को फ्रीडम चाहिए। पेरेंट बच्चों को कहीं ना कहीं बोझ समझने लग जाते एक सर्टेन टाइम के बाद, उनको अपना फ्रीडम टाइम नहीं मिलता। इसके लिए वो सोचते हैं कि वो अगर एक्टिविटीज में रहेंगे तो आई गेट माई फ्री टाइम। देयर आर 2 मेन रीजन। और दूसरा है ना कि जैसे फियर है कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, दूसरे सब लोग सीख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मेरा बच्चा उसकी लाइफ में, उसके फ्यूचर में कहीं पीछे ना रह जाए। तो ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को ओवर शेड्यूल करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये भी मान लिया है कि जितने ज्यादा स्किल्स उतना बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा, जो बिल्कुल ही, इसका कोई मतलब, मैं बोलूंगी बिल्कुल ही गलत चीज है। आप बच्चे को, हम बड़ों से ये बहुत बार हमने सुना है कि अपनी जो भी लर्निंग है उसके लिए चिंतन का टाइम दो, उसे प्रोसेस करने का टाइम दो, लेकिन हम वो टाइम नहीं दे रहे। और एक टाइम ऐसा आता है ना कि आज आप बच्चे को 3 या 4 क्लासेस में भेजते हो, बच्चा किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी वो 6 से 7 घंटे स्कूल जा रहा है, फिर वो 2-3 क्लासेस जा रहा है, ट्यूशंस भी जा रहा है, तो उसको प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो क्या सीख रहा है उसके ऊपर उसको चिंतन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसी लर्निंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसका रिजल्ट क्या आता है? पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और बच्चे को बोलते हैं तू बेकार है, तू किसी में सक्सेसफुल नहीं होता, तू जो चालू करता है वो कंप्लीट नहीं करता। क्योंकि एक स्टेज के बाद बच्चे को भी वो चीज बेकार लगने लगती है और वो क्लासेस अधूरे छोड़ता है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम आधे से ज्यादा बच्चे क्लासेस में एनरोल करते हैं, लेकिन 6 महीना 8 महीना मैक्सिमम 1 ईयर
उसको कंप्लीट नहीं करते, उसके स्टेजेस को फिनिश नहीं करते, और इससे बिलीफ क्या बनता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि यू आर नॉट फिनिशर, यू आर नॉट गुड इनफ। और फिर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी पेरेंट्स पे आता रहता है। तो हर एक जगह से अगर लूज लूज सिचुएशन ही हो रहा है तो ऐसा काम ही क्यों करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बच्चों को कोई एक्टिविटी में मत डालो, ऑफ कोर्स डालो, लेकिन अगेन बैलेंस एंड स्ट्रक्चर। आप अगर आपका बच्चा कोई आपको लग रहा है कि इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से इसको म्यूजिक अच्छा आ सकता है या आ रहा है, वो आपको दिख रहा है, तो ऑफकोर्स उसे डालिए। बट एक या दो चीज, मैं जब छोटी थी ना तब मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे बच्चा हर जगह पे खड्डा खोदने से कुआं नहीं बनेगा, ना ही पानी निकलेगा। तो ये मुझे आज भी याद है कि अगर आप हर जगह हर चीज बच्चों को करवाने के लिए रेडी हो तो बच्चा ना किसी में सक्सेसफुल होगा और ना वो अपने आप के लिए एक पॉजिटिव बिलीफ बना पाएगा, और आपके ऊपर तो जो प्रेशर बन रहा है वो तो बनता ही जाएगा। तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। राइट ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि इसकी वजह से बच्चों पे इतना प्रेशर पड़ता है और उनका जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग बनता चला जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस का कुछ है ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो जो फ्यूचर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां पर भी वो चीज अफेक्ट करती है उन्हें। श्योर 100%। तो रिद्धि एक जो फ्री प्ले है, मतलब जब हम छोटे होते थे तो मेरी लाइफ में वी यूज्ड टू हैव सो मच टाइम फॉर फ्री प्ले। स्कूल जाते थे, थोड़ा बहुत एक दो क्लास जाते थे, उसके बाद पूरा टाइम हमारा फ्री प्ले का होता था। एंड वी हैव कम आउट quite nice, quite okay, I would say. Right? तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जो पेरेंट्स ये इतना ज्यादा जो पुश करते हैं अपने बच्चों को, जो वो फ्री प्ले वाला जो टाइम नहीं मिलता है, और दूसरा एक वो जो ओवर प्रोटेक्शन वाली बात थी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बच्चे को गंदगी में नहीं खेलना है, डर्ट में नहीं जाना है, पार्क में गंदा है तो वहां नहीं जाना है, मतलब वो कितना जरूरी है वो फ्री प्ले बच्चों के लिए? मेरे लिए तो फ्री प्ले के लिए ही बच्चे बने हैं। बच्चे स्ट्रक्चर वे में बड़े होने के लिए सर्टेन एज तक तो नहीं, कम 0 to 6 तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है आप उसे इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, ये उनके माइंड को, उनके डेवलपमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से हार्म करता है। हम पेरेंट्स ने है ना फ्री प्ले को एसोसिएट कर दिया है विथ टाइम वेस्ट। हमें लगता है फ्री प्ले कर रहा है मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि फ्री प्ले ही आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का एक, मतलब बोलते हैं ना, आपको फ्री का टूल मिल रहा है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये मतलब आज हमारी ये भी एक थिंकिंग हो गई है कि जो चीज फ्री में मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग हो गई है, जहां पे आप एफर्ट डाल रहे हो, जहां पे आप पैसा डाल रहे हो, उसी से आपको कुछ मिलेगा। बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्री प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे एक बात ये भी याद आ रही है, आइंस्टाइन को किसी ने पूछा था, उनकी मदर को, कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट कैसे है? तो उसकी मम्मा ने बोला था कि आई गिव हिम टाइम टू थिंक, टू प्ले एंड टू बी बोर्ड। हम क्या करते हैं ना, बच्चे को बोर होने नहीं देते, उनको फ्री प्ले करने नहीं देते, क्योंकि बच्चा फ्री प्ले करेगा 5 मिनट के बाद आके हमें पूछेगा अब मैं क्या करूं, या थोड़ी देर वो उसमें अपने खेल में व्यस्त है, फिर थोड़ी देर के बाद आके हमें कुछ बोलेगा। तो हम वो चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। बट प्ले इज द फैंटास्टिक वे फॉर चाइल्डहुड। और ऐसा भी है कि एक आप पूरी लेबोरेटरी उसको दे रहे हो जहां वो बहुत चीजें एक्सप्लोर करेगा, उनकी इमेजिनेशन बढ़ेगी और बहुत सारे स्किल्स वो ऑटोमेटिक सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होने दो, सोशल स्किल होने दो, क्योंकि प्री प्ले में बच्चे प्रिटेंड प्ले भी बहुत करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि वो खुद से अपने छोटे छोटे खिलौनों को सामने रख के उनसे बातें करते हैं। ये सारी चीजें उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एज अ पेरेंटिंग कोच मैं ये कहना चाहूंगी कि प्री प्ले को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, और मिनिमम 1 to 1.5 आवर डेली, अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है तो उसे फ्री प्ले दीजिए, उसे पानी में भी खेलने दीजिए, उसे क्योंकि जितना वो नेचर के साथ बॉन्ड होगा ना, उतने उसके सेंसरीज, टच एक्सप्लोर होंगे, उनके 5 सेंसेस एक्सप्लोर होंगे और उतना ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा फ्री का टूल है, उसे बहुत यूज कीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को बोर होने दीजिए। मेरे घर में भी होता है, जब बच्चे बोर हो रहे होते हैं ना, मम्मी अब क्या करें,
फिर 5 मिनट बाद आएंगे, मम्मी अब क्या करें, मैं उनको 5 ऑप्शन दूंगी, बेटा ये कर लो, ये कर लो, नहीं ये तो नहीं करना है, तो फिर बोर हो लो। मैं फाइनली उनको यही बोलती हूँ, फिर बोर हो लो। उसके बाद फिर इवेंचुअली जब मैं कुछ उनको ऑप्शन नहीं देती हूँ ना, आई वुड गो इन देयर रूम आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होंगे या फिर अपने वही एनिमल्स के साथ प्रिटेंड एंड प्ले कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ना कुछ करते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो पावर है। हमने अभी भी हमारा जो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन माइंड का जो पावर है ना, उसे पूरी तरीके से समझा नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड इमेजिनेशन है और हम बच्चों को फ्री प्ले के थ्रू उसे और एक्सप्लोर करने दे सकते हैं। वो बोर होंगे तभी वो ऑब्जर्व करेंगे, उनको दिखेगा आजू बाजू और क्या है मेरे आसपास और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से नेचर इज द बेस्ट थिंग टू प्ले वाइल दे आर फ्री। तो उन्हें अलाउ करो, मिट्टी में खेलने दो, पानी में खेलने दो, उन्हें नेचर में जाके दौड़ने दो, ट्रीज पे चढ़ने दो, सब अलाउ करो। अगर आपके पास फैसिलिटी है जहां बच्चा ये सब कर सकता है तो प्लीज अलाउ देम। राइट। और रिद्धि, एक चीज और बड़ी देखने में आती है कि जो पेरेंट्स है ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली अपने जो गोल्स हैं, अपने एस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब कंप्लीट करें। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? और जब पेरेंट्स अननोइंगली चीज कर रहे होते हैं, कई बार पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आता है कि हम लोग इतना बर्डन डाल रहे हैं, हम अपने गोल्स उसके ऊपर थोप रहे हैं। तो पेरेंट्स कैसे उस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बच्चे का गोल नहीं है, ये बच्चे का बिहेवियर नहीं है, पर उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपका गोल है जो आप उसके ऊपर थोप रहे हो। मे बी यू कैन गिव अ फ्यू एग्जाम्पल सो दैट पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर। करेक्ट, यस। अगेन मैं बोलूंगी ये चीज सीधे आपके खुद के इनर चाइल्ड के साथ ही कनेक्टेड है। बिकॉज आप जब अननोइंग, मोस्टली पेरेंट्स ये अननोइंगली ही करते हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट नोइंगली ये नहीं चाहता कि मैं प्रेशर डालूं अपने बच्चों पर। बट क्या होता है ना, आपके जो अधूरे सपने हैं, आप सोचते हो कि उसकी सक्सेस और उसको पूरा करना ही एक वैल्यू बिल्ड करेगा, या एक आपको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा करेगा जब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये किया। लेकिन आप अननोइंगली ये भूल जाते हो कि वो आपको करना था, आपके बच्चे को नहीं करना था। तो ये पूरा जो पैटर्न ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो बहुत सटनली, बहुत ही अननोइंगली ही होता है। और इसको पेरेंट्स को अगर समझना है तो पेरेंट्स को अपने आप को कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से पूछिए कि मेरे चाइल्डहुड के ड्रीम्स क्या थे और मेरे बच्चे को अभी किस चीज में इंटरेस्ट है। आप वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ना ही मेरे बच्चे की पर्सनालिटी वो है जो मेरे ड्रीम्स है, और ना ही मेरे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है। अगर उसको इंटरेस्ट है, वो कर रहा है, तो आप उसे बेशक गाइड कीजिए, बट आप उस पर ये प्रेशर मत डालिए कि आपको इसमें सक्सेसफुल होना है और आपको इसमें ही करियर बनाना है। ये एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं एज अ पेरेंट, तो हमें ये नहीं करना है। और दूसरी चीज है कि अपने आप से कंटिन्यूअसली ये सवाल पूछते रहिए, चाहे आप बर्डन डाल भी रहे हैं, नहीं भी डाल रहे, आप अपने आप से पूछते रहिए कि मेरे ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जो मेरे बच्चों के सामने आते ही, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब वो ट्रिगर्स ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने, आपका टीनेज बच्चा है, वो आपको आके बोलता है कि मम्मी आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, रहने दो। और आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जहां आपको बचपन में किसी ने डिमोरलाइज किया होगा, या आपको किसी ने ऐसा कह के आपका कॉन्फिडेंस लो किया होगा कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम नहीं कर सकते। और ये सेम सिचुएशन में आज 20-25 साल के बाद भी आप, वही सिचुएशन जब आपके बच्चे के सामने आई तो आप ट्रिगर हो गए और आपको गुस्सा आ गया। उस समय आप छोटे थे, आपने वो रियलाइज नहीं किया, आप दब के बैठ गए। लेकिन अभी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप गुस्सा कर सकते हो। तो ऐसे आपके ट्रिगर्स ऑन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स आपके अंदर है, तो आप पहले अपने आप से सवाल करिए कि मेरे ऐसे कौन से ट्रिगर्स जो बच्चों के सामने आते हैं और वो मेरे कौन से ड्रीम्स के साथ जुड़े। क्योंकि वहां पे क्या ड्रीम जुड़ा था कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, तब मैं नहीं बोल पाई, लेकिन अब मैं बोलूंगी। और फिर ये पैटर्न रिपीट होते रहते हैं और अननोइंगली हम बच्चों के ऊपर ये डालते रहते हैं। इधर बच्चे को ऐसा लगता है कि मम्मी ने इतनी छोटी बात पे क्या इतना ओवर रिएक्ट किया, और फिर वो भी एक कंफ्यूजन में जाता है। और हम भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को मैं इतना सब कुछ दे रही हूँ, फिर भी बच्चा क्यों मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है।
तो जब तक आप अपने आप को सवाल नहीं पूछोगे कि मेरे क्या ऐसे पैटर्न्स हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है, तो आप उसे चाहे करियर के थ्रू, चाहे किसी भी पैटर्न के थ्रू अपने बच्चों को पास ऑन करोगे ही। और जब ये पास ऑन होता है तब बच्चा बिल्कुल ही कंफ्यूजन में चला जाता है कि छोटी छोटी बातों पे ये ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है मुझे। तो अपने आप से सवाल करना ही एक बेहतर तरीका है। राइट। तो पेरेंट्स की ना आदत होती है कि हर एक चीज के लिए नो बोलते रहते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं बच्चे को कि उसके लिए मना क्यों कर रहे हैं। सो दे कीप ऑन सेइंग नो फॉर सर्टेन थिंग्स, और फिर बच्चे भी रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि वो होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज के लिए मना करोगे वो चीज करने में ज्यादा मजा आता है। और पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज की वजह से। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? व्हाट इज अ करेक्ट वे टू से नो टू अ चाइल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई चीज को ओवर यूज करते हैं ना, तो फिर उसकी जो इम्पैक्ट होती है वो एकदम खत्म हो जाती है। जैसे आपने बताया कि नो ज्यादा बोलते हैं तो फिर उसका कोई इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता नहीं है। तो अगर आपको आपके बच्चे को कोई चीज के लिए मना भी बोलना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किस तरीके, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, आपका टोन क्या है, और आप क्यों नो बोल रहे हो। क्या वो वैलिड रीजन है, या सिर्फ आपको नो बोलना है इसके लिए आप नो बोल रहे हो। कई बार ऐसा होता है उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बट आपको ये है कि वो बच्चा अभी ना करे, शायद आपकी खुद की कोई कंफर्ट हो, उसके लिए भी आप उसे नो बोल रहे हो। तो पहले ये देखिए। दूसरा ये है कि आप जब नो बोल रहे हो तो आप सेम बात को अलग वर्ड्स यूज करके प्यार से भी बोल सकते हो। आप हाई टोन में बोलने की जगह, आप अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल जंप कर रहा है या जोर से चिल्ला के बात कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि बेटा हम हमारे घर में शांति से बात कर सकते हैं, हम मम्मा को शांति से भी सुनाई देता है। आप ये बात चिल्ला के बोलोगे तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा। आप ये बात उसको शांति से लो वॉइस में प्यार से बोलोगे तो बच्चे को समझ आएगा, ओके इस तरीके से बात करनी है, मम्मी जो बोल रही है नहीं, चिल्लाना नहीं है, तुम धीरे से तो वो आप क्या बोल रहे हो, आप क्या मॉडल कर रहे हो। तो जो भी चीज आपको बच्चे को करानी है उसको पहले आप सही तरीके से बोलना सीखें, और उनके आई लेवल पे, अगर बच्चा छोटा है तो उनके आई लेवल पे आके, क्योंकि बच्चा है ना आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, आपके शब्दों से कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप सही में उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप पहले कामली एक अच्छे फिजिकल बॉडी के साथ और अच्छे टोन के साथ उससे बात करोगे ना, बच्चा वो एकदम से समझ जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो नहीं समझेगा। Because they are human beings, they are connect with our energy, not with our words. राइट। ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली। अगेन वही मॉडलिंग वाली बात आ गई। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि डांट के मत बोलो, चिल्ला के मत बोलो, हमारी खुद की आवाज इतनी ऊंची होती है और हम बच्चे को बोल रहे होते हैं कि इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। तो यस, कहीं ना कहीं पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। एज पेरेंट्स बच्चे तो अपने आप ही सुधर जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आईना है, हमारा दर्पण है, और कुछ नहीं है। और अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब मुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि मेरे अंदर कहाँ पे कमी है जो मेरा बच्चा मुझे दिखा रहा है। करेक्ट। एक मुझे आपकी ये बात से एक बात याद आ रही थी। अभी बीच में एक सेशन में एक मदर बता रही थी कि मेरे बच्चे के एक बिहेवियर सुधरता नहीं, कि मैं उस पर कुछ काम करूं कि दूसरा बिहेवियर बिगड़ जाता है। तो तभी मैंने उन्हें बताया कि देखो, अगर कोई एक पेड़ है, उसके ऊपर एक फल खराब आ रहा है, फिर दूसरा भी खराब आ रहा है, फिर तीसरा भी खराब आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप फलों को निकाल निकाल के फेंकोगे, या आप अभी पेड़ की रूट्स में जाके देखोगे कि अभी लग रहा है कि रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है? तो सेम विथ अस, अगर बच्चे के बिहेवियर में बार बार कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि जो नेगेटिव है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि इसके रूट्स हम ही हैं, क्योंकि अपने बच्चों के वो एक फल है और हम एक पेड़ के रूट है। हमें इस तरीके से उसे समझना है। ये एनालॉजी आपने बहुत अच्छी दी, कि मेटाफर बहुत अच्छा दिया कि जो पेड़ है, अगर फल खराब आ रहे हैं तो पहले आप उसकी सॉइल को देखोगे, सॉइल में तो कहीं गड़बड़ नहीं है, उसमें खाद अच्छे से जा रही है, पानी अच्छे से जा रहा है, कीड़ा तो नहीं लग गया है। और सेम चीज, यस, वी आर द सॉइल फॉर आवर किड्स एज पेरेंट्स। तो या एब्सोल्युटली। एक और चीज बहुत देखने में आती है कि जैसे जब पेरेंट्स मार्केट जाते हैं छोटे बच्चों को लेकर, और बच्चा कुछ जिद करने लगता है वहां पर कि मुझे ये चीज चाहिए, ये खिलौना चाहिए। अब हो सकता है पेरेंट्स की उस टाइम पे कैपेसिटी नहीं है, नहीं दे सकता है, मे बी बजट नहीं है, या कुछ भी रीजन है,
और पेरेंट्स जब मना करते हैं ना तो बच्चे वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, फर्श पे लेट जाते हैं, दे रियली क्रिएट अ सीन ओवर देयर, और पेरेंट्स काफी एम्बेरस भी फील करते हैं उस टाइम पर। ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? पहले तो बात यह है कि वहां तक वो सिचुएशन पहुंचे ही ना कि बच्चा इतना मेल्ट डाउन हो जाए, उसके लिए इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए, और बाई चांस अगर वो मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन पहुंच गई तो फिर एक पेरेंट को क्या, कैसे उसको डील करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने बच्चे को रेडी कर रहे हो छोटी एज में, उनमें कुछ भी हम जैसे संस्कार बोलते हैं, कुछ भी संस्कार डाल रहे हो, तो आप हमेशा अपने टोन, जैसे मैंने अभी बताया, अपने टोन और अपनी जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बच्चे को ऐसी एनर्जी से बड़ा करो कि बच्चा हमारी बात को समझे, हम क्या मैसेज उसको पास, क्योंकि जब बच्चा कभी भी कोई टेंट्रम दिखा रहा है ना, तब उसका समझने वाला माइंड जो हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम उसका शटडाउन हो जाता है, तब वो टेंट्रम वाले स्टेज पे हमारी लेक्चर समझने के लिए रेडी ही नहीं होता, उसे बस वो चाहिए। तो वो स्टेज तक बच्चा ना पहुंचे, उसके लिए आपको पहले से ही उससे रेडी करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारी स्टोरीज और कैरेक्टर के थ्रू उसे गाइड करना है। आप डायरेक्टली उसे कोई भी चीज पिन पॉइंट करके सिखाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए उसे आपको बहुत सारी स्टोरीज, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को बचपन में स्टोरीज बोलो, तो स्टोरीज से बच्चे बहुत कुछ इनडायरेक्ट वे में ऐसे चीजें सीखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे ने जिद की कोई खिलौना खरीदने के लिए, तो यही चीज आप अगर उन्हें पहले कभी या उस टाइम पर भी अगर आपने कभी उसे पहले नहीं बताइए, तो इस टाइम पर भी आप उसे एक शॉर्ट 4 लाइन की स्टोरी इमीडिएट बना के उसे बता सकते हैं कि बेटा पता है जब ये बच्चे ने ऐसे किया तो फिर उसे बाद में बहुत बुरा लगा, पहले तो उसने जिद कर ली, उसने पापा मम्मा से जिद में वो खिलौना ले लिया, लेकिन फिर उसको जब समझ आया तो उसको बहुत बुरा लगा। क्या आपको भी ऐसा फिर बुरा लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, हम जरूर खरीदेंगे, जब उसका सही टाइम आएगा तब हम जरूर खरीदेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप दुखी हो, आपके इमोशंस मैं समझ रहा हूँ, तो इस तरीके से जब आप बच्चे के साथ बात करोगे ना, तब बच्चा एक पहले तो उसके इमोशंस वैलिडेट करना जरूरी है। आप एकदम से ना नहीं लेना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बेकार हो, आप ये हो, ये कहकर आप बच्चे को नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको बच्चे के साथ बच्चे की तरह उसे समझाना भी आना चाहिए। और पेरेंटिंग इसीलिए सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़ों के साथ बातें कर रहे, बड़े समझ रहे हैं, बच्चे भी समझने चाहिए, लेकिन बच्चों का लॉजिकल माइंड अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। 7 ईयर के बाद तो वो डेवलप होना शुरू होता है। तो एक छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्टेशन रखो कि वो आपकी हर बात समझ ले और इमीडिएट समझे, तो ये नहीं हो सकता। मैं भी जब मतलब मेरा जो घर है ना, मेरा घर एकदम इट्स जस्ट अक्रॉस द मार्केट, मतलब रोड क्रॉस करो तो आप मार्केट में पहुंच जाओगे। और मेरे बच्चे जब से छोटे हैं ना, हम लोग घूमने के लिए शाम को इवनिंग वॉक के लिए हम लोग मार्केट में जाया करते थे। और मतलब मैंने मेरे दोनों बच्चों में कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज के लिए जिद करी हो। मतलब कभी कभी जाते थे हम, कभी पैसे लेके नहीं जाते थे, क्योंकि हम हमेशा बच्चों को सबसे पहले तो ये ना माइंड सेट बना के जाते थे कि बेटा चलो हम घूमने चल रहे हैं। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग घूमने के लिए जाते थे, फिर बच्चे को कोई चीज अच्छी लगती थी तो हम बोलते थे बेटा देखो अभी तो मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ, फिर बाद में आके फिर लेंगे। तो बच्चा कभी जिद नहीं की उन लोगों ने। एंड यस, आई वाज ग्रेस्ड विद दैट लवली किड्स। कि जब आप बच्चे को है ना, पहले तो आप टेम्पटेशन अगर दे दो कि हम मार्केट में शॉपिंग, फॉर एग्जांपल आप तो शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, उन्हें पता है आप रोज जाए, लेकिन अगर आप शॉपिंग के लिए गए हो, बच्चा भी आपके सामने है, सामने खिलौने की दुकान भी है, और फिर अगर उसने जिद पकड़ी और आपने सिर्फ ना ही बोला, तो उसके लिए ये एकदम रेबल बनने की सिचुएशन ही आपने इन्वाइट की है, वैसा हो गया, क्योंकि आपने उसे पहले से प्रिपेयर नहीं किया है। तो बच्चे को, जैसे आपने अभी बताया, माइंडसेट उनका क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी जब होगी ना, तब बच्चा ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस क्रिएट नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, हाँ। एक वो भी कर सकते हैं कि अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो बच्चे को शायद एक हम बजट दे सकते हैं कि बेटा अगर 100 रुपीज तक की चीज होगी, जो भी चीज आपको चाहिए मैं दिलवा दूंगी आपको, उसके ऊपर हमारे पास अभी बजट नहीं है। तो हाँ, राइट। तो एज अ पेरेंट पता है हमें, है ना, मैं जब मेरे बच्चे, अभी तो एक छोटा ही है 7 साल का ही, तो आज भी
हम इतनी सारी स्टोरीज दिन में बनाते ही रहते, तो ये थोड़ा आर्ट हमें एज अ पेरेंट सीखने पड़ेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और ये आर्ट आप तभी सीखोगे जब आप इसके अंदर घुसोगे। तो अपने आप को ऐसे पेरेंट्स के साथ भी रखिए, अगर आप रख सकते हैं। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप चैनल तो है ही, तो उनमें भी वो लोग एनरोल कर सकते हैं, जहां वो माइंडफुल पेरेंट्स के साथ रहेंगे। तो हमें एक दूसरे के आइडियाज मिलते रहेंगे कि कैसे बिहेव करना है, कौन सी सिचुएशन में कहाँ आपको क्या आइडिया यूज कर सकते हो। राइट, इट्स ऑल बीइंग क्रिएटिव, जहाँ पे जो क्रिएटिविटी आप लेकर आ सकते हो कामली, पीसफुली, पेशेंटली, वो काम कर जाएगी। यस, करेक्ट। ओके, अच्छा, एक और चीज होती है कि बच्चे जब गलती करते हैं ना, चाहे वो छोटे बच्चे हों 2-3 साल के, या फिर बड़े हो जाते हैं, टीनेजर भी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स ना कई बार बहुत ही गलत तरीके से शायद बिहेव करते हैं। I wouldn't say गलत तरीके से actually, because there is nothing right, there is nothing wrong, but कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम्स इन पब्लिक ऑल्सो। क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे भी कई बार देखा है कि जैसे बच्चे ने ट्रे में कोई चीज अच्छे से नहीं रखी, या वो लेके आ गया। अब बच्चे को नहीं पता है, पहली बार शायद एयरपोर्ट आ रहा है, उसको नहीं पता है कि ट्रे में रखना है, वहां पे स्कैनिंग के लिए वो लेके आ गया। अब सिक्योरिटी ने बोला नहीं, वापस रख के आओ, एंड द पेरेंट गेट्स वेरी एग्रेसिव कि तुमने रखा क्यों नहीं है, तुम्हें पहले से नहीं पता था ये वो। तो मतलब पेरेंट्स को कैसे अपने आप को काम रखना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को भी गलती करने के लिए वो स्पेस देना बहुत जरूरी है, ताकि वो सीखें अपनी गलतियों से? करेक्ट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये है ना, जब हम अग्रेसिव होते हैं या रिएक्टिव होते हैं ना, ये सीधा सीधा हमारे ही अंदर के एक्सपीरियंस, जो मैं हर बार आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस का एक झलक हम दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने ये फील किया है, हमने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है अपने बचपन में, और हमें लगता है यही वे है दूसरों के साथ बिहेव करने का। हमने उसे बहुत जनरलाइज और नॉर्मलाइज कर दिया है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, और यही हम हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो जब आप अपने बच्चों को कोई मिस्टेक करने अलाउ ही नहीं करोगे, तो पहले तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो कर रहे हो, और दूसरा, बच्चा रिस्क मैनेजमेंट सीखेगा ही नहीं, और वो कल कोई नया चीज उसको ट्राई करनी है तो वो पहले ही बैक ऑफ कर लेगा कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो जाएगी। बिकॉज उसके भी माइंड में एक ऐसा बिलीफ बन गया है कि मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, या मैं तो गलती ही करता हूं, या मुझे डांट मिलेगी। कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन किड्स पर्सनालिटी। बट ये सीधा सीधा आपके इनर चाइल्ड और आपके जो बिलीव्स बने हुए हैं उसके साथ ही कनेक्ट। क्यों हर एक पेरेंट अग्रेसिव नहीं होता, क्यों हर एक पेरेंट एकदम से रिएक्टिव नहीं होता? बिकॉज उन्होंने अपने इमोशंस पे काम किया है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब यही है कि आप अपने इमोशंस को किस टाइम पे कैसे स्टेबल रखना है वो सीखो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बट वो गुस्से को आप कितनी जल्दी वापस काम सिचुएशन में, काम स्टेट में ला सकते हो, दैट इज व्हाट इमोशनल हीलिंग और इमोशनल बैलेंसेस। तो ये तो सीखना जरूरी है। अगर आप उस पर आज काम नहीं करोगे, तो आज आप अपने बच्चों के साथ कोई ऐसे रिएक्टिव मोमेंट क्रिएट कर रहे हो, कल आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपने स्पाउस के साथ, हर एक के साथ यही बिहेवियर करो। राइट, ट्रू। और एक चीज और बताइए, आजकल जैसे जैसे हमारी जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, राइट? पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाएं, और जब बेस्ट से बेस्ट स्कूल में जाते हैं, ऑब्वियसली जब वो अपने पीयर्स को देखते हैं तो कोई आईफोन लेके घूम रहा है, कोई एप्पल का आईपैड लेकर घूम रहा है, सर्टेन थिंग्स, राइट? Yes. और बच्चे जब जिद करते हैं ना, तो पेरेंट्स उनकी हर एक जिद को पूरा भी करते हैं, हर एक चीज को, चाहे वो उनको उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज उनके पास होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास होती है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इसके वजह से ना बच्चे बहुत एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं आजकल। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। रिसेंटली जो मैंने मेरी आंखों के सामने देखा, एक बच्चा था जिसकी सारी डिमांड्स ऐसे ही पूरी होती हैं, वो बस मुंह से निकल जाए उसको वो चीजें मिल जाती है। एंड दिस किड वाज प्लेइंग विद हिज टॉय इन द गार्डन, और कुछ और बच्चे थे। तो अब देखो, क्यूरियोसिटी होती है ना, जब दूसरे बच्चे के पास वो टॉय नहीं होता है, तो दे वर कमिंग टू हिम खेलने के लिए साथ में। तो बड़ी ही ऑकवर्डली ना उसने, मतलब बड़े गंदे तरीके से बोला, तुम्हारी औकात नहीं है ये लेने की। Oh my God. This is such a big statement, right? Coming from a 10-year-old child.
तो करेक्ट। वही तो हम ऐसा ऐसा पेरेंट कहाँ ऐसे गलत जा रहे हैं, मतलब हम अपने बच्चों की इतनी ज्यादा जरूरतें भी नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ चाहते हैं, उन चाहतों को जब हम बिना पूछे बिना क्वेश्चन करें पूरा करते जा रहे हैं। और तो उसके साथ में ये ये कंपैशन सिखाना भी कितना जरूरी है कि मतलब किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं है तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप कंपैशन सिखाओ कि ठीक है दूसरे बच्चे के पास नहीं है तो आप शेयर कर लो उसके साथ, लेकिन ऐसे तो मत बोलो कि तुम्हारी औकात नहीं है। यू नो व्हाट, अगेन आई विल से कि ये रोल मॉडलिंग है। आप आपका बच्चा ये कहाँ से सीख रहा है? मतलब जब आप एम्पैथी नहीं सिखा रहे हो तो उसने, ऐसा नहीं कि हम बैठ के उसको एम्पैथी का लेसन सिखाएंगे, वो हमारे डे टू डे लाइफ से ही वो सीख रहा है। तो जब बच्चे ने कहीं ना कहीं अपने अपनी इतनी लाइफ में 10 इयर्स की लाइफ में ये देखा होगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे घर के बड़े लोग कहीं ना कहीं दूसरे बड़े लोग को जज करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, उनके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, जो उसने सुना है। और उसने ये भी सुना होगा कि मेरे पेरेंट्स दूसरे के साथ वेल्थ की या चीजों की कंपैरिजन करते हैं। तो ये सारी चीजें जब बच्चे सुनते हैं तभी सीखते हैं। एंड सेकेंडली जो आपने बताया कि सब सारी चीजें उनकी चाहते पूरी करना, तो देखो चाहतों का कोई अंत नहीं है। और ये ऐसा है ना कि आ बैल मुझे बाल, मतलब हम ऐसा ऐसा खड्डा खोद रहे हैं ना कि जिसको हम खुद कभी मतलब भर नहीं सकने वाले, और वो खड्डे में आज नहीं तो कल आपका बच्चा भी गिरने वाला है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। आप बच्चों की नीड्स कंप्लीट करो, दैट इज गुड, दैट इज ओके, वो जरूरी है अगर वो उनकी ग्रोथ के लिए है। बट अगर आप उनके वांट्स पे चले गए देन देयर इज नो एंड, बिकॉज किसी भी व्यक्ति की वांट्स का तो कोई एंड नहीं है। और इस एक तरीके से क्या सिखा रहे हैं हम, ये उनकी इच्छाओं को पूरा करने से ये वही सीख रहे हैं कि मैं जो मांगूंगा वो हाजिर होगा। तो कल को जब इन फ्यूचर उनको कोई चीज नहीं मिलेगी तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो फेलियर को या वो निग्लेक्ट को वो बेयर कर पाए। वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर एक एस्पेक्ट के ऊपर उनको अफेक्ट करेगा। तो अगर आप हेल्दी वे में और करेक्ट वे में बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो पहले तो जरूरी है उतना ही दो। जहां ना बोलना है अच्छे से, प्यार से, फर्मली ना बोलो। बाउंड्रीज क्लियर रखो कि हमारे पास आज ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं आप खरीद भी सकते हो, कैपेसिटी भी है, लेकिन जरूरत नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। आज हम भी हमारे बच्चों को बहुत सारी चीजों के लिए ना बोलते हैं बहुत प्यार से कि बेटा दिस इज नॉट अ राइट टाइम, आपकी राइट एज पे आपको वो चीज मिलेगी, बट अभी ये जरूरत नहीं है। एंड दे हैव टू लर्न दिस। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो आगे जो लाइफ सिखाएगी वो ज्यादा हार्मफुल और ज्यादा उनके लिए एक सेटबैक के जैसे उनके ऊपर आएगा कि अरे अब पहले तो सब कुछ मिल रहा था अब क्यों नहीं। तो वो सहन करने की शक्ति उनमें नहीं रहेगी। जो आजकल बोलते हैं ना बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, वो हम ही नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, जो आजकल के जनरेशन है ना, जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स है, ये वाले केसेस ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना यही एक रीजन है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने उनको इतना ज्यादा पैम्पर किया है कि उनके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। और जब वो रियल वर्ल्ड में जब बाहर निकलते हैं, नोबडी इज गोइंग टू पैम्पर देम लाइक दैट। हर चीज उनको नहीं मिलेगी, उनको सामना करना पड़ेगा डिफिकल्टीज का, और जैसे ही वो चैलेंज आता है उनको लगता है ओ शिट ये क्या हुआ। यस, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, एंड देन पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली अवेलेबल। अब वो बच्चा आके अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो आई थिंक वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। यस, वेरी ट्रू। ये होता है, एक तो है ना आजकल ये भी एक मुझे रीजन लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली एंड वन चाइल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है कि पूरा प्यार पेरेंट्स एक ही बच्चे पे इस तरह लुटा रहे हैं कि मतलब इसके बाद तो कुछ है नहीं तो सब कुछ इसको दे दो। और इस चक्कर में ये भूल जाता है कि हम जो दे रहे हैं वो उसको उसकी ग्रोथ के लिए दे रहे हैं या उसको कमजोर बनाने के लिए दे रहे हैं। और ये प्यार में बोलते हैं ना, प्यार में अंधे हो जाते हैं, वैसी वाली हालत कहीं कहीं कई पेरेंट्स की हो रही है, जो अगर वो अवेयर नहीं होंगे तो आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। ट्रू।
तो यहाँ पर इसी पे ना एक और सवाल आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एज पेरेंट हस्बैंड वाइफ कपल साथ में बैठे और ये डिसाइड करे कि हमें ना अपने बच्चे को किस तरीके का एक इंसान बड़ा करना है। हम अपनी जो पेरेंटिंग, हम ना हमेशा बात करते रहते हैं पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उस पेरेंटिंग स्टाइल का आउटकम हमें क्या चाहिए। तो हमें पता ही नहीं होता कि पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज कि अगर वो एक अवेयरनेस आ जाए कि हाँ हमें साथ में बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हमें आउटकम क्या चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो वो कैसे डिसाइड करे कि कैसे वो उसको स्ट्रक्चर दें। वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमें ये समझना है एज अ फादर एंड मदर, पहले तो हमारी पेरेंट में दोनों की पर्सनालिटी अलग होगी, फादर की भी मदर की भी, और अब हमारे बच्चे की क्या है। क्योंकि आप किसी इंसान के साथ जब लाइफ लॉन्ग कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, कुछ काम कर रहे हो उसके साथ, तो आपको ये समझना जरूरी है। मैं इसी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, आज हम कोई नया फोन ला रहे हैं हमारे घर में, तो हम सब देखते हैं कि ये कौन सा है, इसे किस तरीके से यूज करना है, क्या एप्स है, क्या फीचर्स है, सब देखते हैं, क्योंकि हमें उसे 2-3 साल यूज करना है। बट जब हम हमारे बच्चे की या हमारे लाइफ पार्टनर की जो हम को पेरेंटिंग कर रहे हैं, जब हमें उनकी पर्सनालिटी, उनके टेम्परामेंट्स, ये सारी चीजें नहीं पता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम ऑन द आउटकम। बिकॉज जब तक आपको यही नहीं पता कि ये इंसान की लव लैंग्वेज क्या है, ये इंसान के हैबिट्स क्या है, ये इंसान की लर्निंग स्टाइल क्या है, तो आपको ये एक रिजल्ट तक पहुंचना कि आप आउटकम क्या लाओगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हमें ये समझना है कि एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड, हम जो भी घर में 3-4 जने हैं, तो हम कहाँ मैच होते हैं, कहाँ डिफर होते हैं, और फिर उसको एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। पहले समझो, अवेयरनेस लाओ, क्या है आपकी पर्सनालिटी, देन आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो कि मुझे कहाँ एक्सेप्ट करना है इस व्यक्ति को, और कहाँ मैं उन्हें समझा सकती हूँ, और कहाँ हम दोनों मिलके कर सकते हैं। जब इतनी चीजें क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए कुछ एक प्लान बना सकते हो कि चलो, अगर हम यहाँ, हमारे घर का ये रूल है, हम हमारे बच्चे को इस तरीके सिखाएंगे। क्योंकि कई बार ये भी देखने मिलता है कि मम्मी कुछ और बता रही है, पापा कुछ और बता रहे हैं, और मम्मी पापा के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बच्चा तो अलग ही कंफ्यूजन में है कि अब मैं किसकी बात सुनूं। तो ये सब चीजों को, ये सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जो पेरेंटिंग करोगे ना, वो एक पहिए वाली गाड़ी हो जाएगी, जहां सिर्फ आप ही स्ट्रगल करते रहोगे, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन अगेन आपके बच्चों के ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि आपके बच्चे आपसे छोटे हैं, तो आपको वही एक मतलब एक रास्ता दिखता है कि आप उधर जाके आउटबस्ट करोगे। तो अगर आपको अच्छे से एक प्लान बनाना है अपने बच्चों के लिए, तो पहले तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एक क्लियर, एक अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ कि हमें क्या क्या चाहिए, हम कहाँ पे एक इकट्ठा बैठ सकते हैं, कहाँ पे हमें वर्क करना जरूरी है, कहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। राइट। और एक और चीज जो होती है, पहले भी के जमाने में भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन आजकल शायद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई है, जैसे जैसे ये एंटाइटलमेंट वाली चीज बढ़ती जा रही है। और क्योंकि एक एम्पैथी वाली चीज भी आई थिंक कम होती जा रही है उसकी एंटाइटलमेंट की वजह से। और उसकी वजह से ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप देखोगे कि बुलिंग वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कि हम अपने बच्चों को एम्पैथी कैसे सिखाएं कि वो दूसरे बच्चों को बुली ना करे, और दूसरी चीज कि जो बच्चा बुली हो रहा है उसका कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर पाए कि वो जो सामने से बुली कर रहा है उसको वो नो बोल पाए कि दिस इज नॉट राइट एंड यू कैन नॉट डू दिस विद मी। दैट चाइल्ड हैव दैट कैपेसिटी कि वो अपने चारों तरफ ना एक बाउंड्री सेट कर पाए कि नहीं, ये मेरी बाउंड्री है और इसके बियॉन्ड तुम नहीं आ सकते हो। करेक्ट। सो या मैंने भी आज कल के जनरेशन में ये चीजें बहुत, मतलब ऐसे है कि हर दूसरे तीसरे पेरेंट के मुंह से ये सुन रही हूँ कि मेरा बेटा बुली हो रहा है, या किसी ने मेरे बच्चे को बुली किया है। तो बुलिंग का, जैसे आपने बताया, 2 एस्पेक्ट्स हैं कि पहले तो मेरा बच्चा अगर बुली हो रहा है तो उसे मैं कैसे समझाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे बाउंड्रीज तो सिखानी पड़ेगी, और उसे बताना पड़ेगा कि बेटा
आपको जहां कुछ लग रहा है कि दिस इज नॉट राइट, आपको अपनी आवाज भी रेज करनी है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टीचर है या स्कूल में नहीं है, बाहर है, तो कोई भी एल्डर है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, जिसे आप पहचानते हो, तो आप अगर उसकी जरूरत है इंटरफियर की तो आप उन्हें भी पूछ सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एंड सेकेंडरी, अगर चीजें इग्नोर कर सकते हो तो सबसे पहले इग्नोर करना सिखाओ। बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको बुली तब करेगा जब आप उससे ट्रिगर हो रहे हो। अगर आप ट्रिगर ही नहीं होंगे तो उसका बुली करने का जो मकसद था वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चों को सिखाओ कि अगर आप इग्नोर करना है उनको सिखाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरा जो बोल रहा है उसको आप सच मानो और आप उसी के अनुसार रिएक्ट करो। हम फील कब करते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये जो कह रहा है वो सच है। ये अभी रिसेंट लास्ट वीक की बात है, मेरी डॉटर ने मुझे आके बोला कि क्लास में किसी ने स्पोर्ट्स का पीरियड था और किसी ने उसको बोला तेरे में तो पावर ही नहीं है और तू कुछ कर ही नहीं सकती। वो लोग डॉज बॉल खेल रहे थे और फिर मेरी डॉटर आके घर पे रोने लगी, वहां पे स्कूल में भी रोई, घर पे आकर भी रोई और मुझे बता रही। मैंने बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लिया कि आप में पावर नहीं है इसीलिए आपको रोना है। ओके, आपने सैड फील किया, दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, सैड फील होगा अगर कोई कुछ बोलेगा, बट इट डज नॉट मीन कि आप वो हो। तो पहले तो हमें हमारे बच्चे को अगर कॉन्फिडेंस देना है तो उसे ये सिखाना पड़ेगा कि कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो बन गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको सिखानी है। और दूसरी, अपने बच्चों को दूसरों को बुली नहीं करना वो सिखाना है। तो सबसे पहले उसे ये रियलाइज कराओ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा फील होगा, कि आपको अच्छा लगेगा। कल को आपने आज किसी के बच्चे के अपने छोटे से या अपने से जो वीक होगा उसको ही बुली करने की ट्राई करेंगे, तो उसको बोलो कल को आपके बड़े ग्रेड के बच्चे आके आपको इसी तरीके से बुली करेंगे तो आपको उस सिचुएशन में कैसा लगेगा। देन जब वो फील करेगा ना, वो विजुअलाइज करेगा, तो वो उसको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट द राइट थिंग। एंड देन उसे सिखाओ काइंडनेस जरूरी है, बिकॉज जो आप करोगे वो कल नहीं तो परसों आपके पास भी रिपीट होने वाला है। तो इस तरीके से हम विथ एग्जाम्पल्स उनको समझा सकते हैं। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो ये ओपन कम्युनिकेशन है एक पेरेंट्स में और बच्चे में जो होना चाहिए, वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि जैसे आपने पहले भी बोला ना कि ये कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर कि आपको आके वो सब कुछ बता सकता है, नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ पेरेंट, ताकि कोई भी गाइडेंस है। जैसे टीनेज आती है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर चेंजिंग इन आवर बॉडी ऑल्सो, हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ चेंज हो रहा होता है। और आजकल के टाइम में तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, मूवीज में इतना ज्यादा ओपनली सब कुछ दिखाते हैं, तो किड्स आर रियली कंफ्यूज्ड। तो उस टाइम पे वो जो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए ना हर एक टॉपिक को लेकर, वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं हम? आप बच्चों के साथ ओपनली बात करने को इस तरीके से नहीं ले सकते कि आप कोई भी मतलब, हाँ अगर वो टीन एज में आ रहे हैं, उनकी बॉडीली हार्मोन चेंजेस वो सब आप उनको सटल वे में बता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज अ डॉक्टर या एज अ साइंस टीचर आप उनको सब बता रहे हैं कि इससे ये होता है। इससे हमें हर एक चीज इतनी ओपनली भी नहीं बतानी है, हमें उतना और उतनी मात्रा में ही बताना है जितना उनकी एज के हिसाब से अभी उनके लिए जानना जरूरी है। तो उनके अगर आप बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बता रहे हो तो बहुत सटल वे में, वो शेमफुल फील ना करे। और दिस इज अ ग्रोथ पीरियड एंड इट्स वेरी नेचुरल, सबका ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, बस इतना। और ये ग्रोथ पीरियड में ये चेंजेस आते हैं विच इज नॉर्मल, सबके साथ होता है। हाँ, ये नहीं करना है कि हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है, अवेयरनेस लाना जरूरी है। अदरवाइज जब सडनली कुछ होगा तो वो डर जाएंगे क्या हो रहा है, बट उतना डिटेल भी नहीं बताना है जो अभी जरूरी नहीं है। तो जितना जरूरी है, जितनी उनकी एज अभी एक्सेप्ट कर सकती है, उतना ही बताना है। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चे की साइकोलॉजी समझो। आप 10 साल के बच्चे को और 14 साल के बच्चे को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, बिकॉज ये 4 साल में भी उनकी डेवलपमेंट और उनकी सोच इतनी चेंज हो जाती है जिसका आप इमेजिनेशन आपको शायद नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने बच्चे की जो भी एज है उसके एज अप्रोप्रिएट ही उनसे बातें कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक अनअप्रोप्रिएट चीज भी उनके सामने ला के रख दे कि नहीं ये जानना जरूरी है। आजकल मैंने ये भी बहुत देखा है कि ये बैड टच और गुड टच का जो
हर एक स्कूल में बच्चों को सिखा रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को भी ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, विच इज वेरी बैड। क्योंकि 5-6 साल के बच्चों को जिस तरीके इंफॉर्मेशन देना गलत नहीं है, बट आप किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन से बच्चा डर गया या उसके दिमाग में कोई बिलीफ ऐसा बैठ गया, तो वो लाइफ लॉन्ग निकालना मुश्किल है। तो ओपन कम्युनिकेशन को इस तरीके से बिल्कुल मत लीजिए कि हमें सारी चीजें उन्हें सही तरीके से अभी पूरा बताना है, नहीं बताएंगे तो शायद उन्हें बाहर का कोई आके बताएगा। नहीं, इतने भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हो एट द राइट एज, तो वो बच्चा जो सामने भी आएगा ना, मोबाइल में या सोशल मीडिया पे या टीवी पे, तो उसको भी वो करेक्ट वे में लेगा। लेकिन हम डर के पेरेंटिंग करेंगे ना, तो हम हमेशा डरे हुए ही रहेंगे, और हमें हमेशा यही एंजाइटी रहेगी कि अगर उसने ये समझ लिया, उसको ये सिखा दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो वो एंजाइटी में नहीं रहना है। राइट और मैं तो, जैसे आपको पता है, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो मैं तो इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी मैं वही अट्रैक्ट करूंगी। अगर मेरी खुद की ही फ्रीक्वेंसी होगी कि मैं फियरफुल पेरेंट, आई एम एंग्शियस पेरेंट, तो बच्चा फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिससे वो फियर और बढ़ेगा, एंग्जाइटी और बढ़ेगी। वेरी ट्रू, वही है, मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, पहले आप फियर से बाहर निकलिए। आपको फियरफुल पेरेंटिंग करनी ही नहीं है। आप जितना डरोगे उतना डर आपके सामने आता जाएगा। तो दिस इज वेरी ट्रू जो आपने बताया, दैट यस, एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हमें ये समझना बहुत जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आए उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली। तो अभी बहुत सारी बातें हमने की, और मतलब कॉन्वर्सेशन एंड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पेरेंटिंग इज लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग, और हम दोनों ही मतलब पेरेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारे इतने सारी चीजें होती हैं कि बस बातें करते रहो। हम पूरा दिन अगर बैठे रहेंगे ना, तो भी बातें खत्म नहीं होने वाली हैं। सो इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव द पेरेंट्स? यस श्योर, मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो एक रेस में चलना और भागना बंद कर दीजिए कि मैं बेटर पेरेंट या मैं बेस्ट पेरेंट बनूं। आप सब बेस्ट पेरेंट हो, यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रही, ना ही आपके बच्चे के लिए ना आपके लिए। आपके बच्चे भी जीनियस है, स्मार्ट है, और आप भी बहुत स्मार्ट हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने बच्चों को एक्सेप्ट करो, और पेरेंटिंग को एक ऐसे ग्रोथ के तरीके से लो कि मैं अपने बच्चे के साथ ग्रो हो रहा हूँ, कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ, और इस पेरेंटिंग जर्नी को बहुत एंजॉय करो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। दिस वाज सच अ क्लियर एंड सच अ क्रिस्प नाइस मैसेज। और मुझे इतना मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें समझ में आई कि बच्चे का माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है पहले से सेट करना, बचपन से ही उसको बिल्ड करना, उसके बाद उनको बोर होने देना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको फ्री प्ले इज सो इम्पोर्टेंट। देन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एज अ पेरेंट हमें खुद पे काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और माइंडसेट कोच मैं भी यही बात बोलती हूँ कि पहले अपने बिहेवियर पे काम करो, अपने इमोशंस पे काम करो। बाहर की दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी जब आपका अपना इंटरनल वर्ल्ड चेंज होगा। तो और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में भी देखी है। जब से मैं काम हो गई हूँ ना, मेरे बच्चे अपने आप ही काम हो गए हैं, मुझे कुछ बॉदर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यस यस, यही चीज है जो हम सब पेरेंट को अभी सीखने की और समझने की जरूरत है कि आप काम बनो, बाकी सब कुछ अपने आप एकदम काम हो जाएगा। Exactly. Thank you so much, Riddhi. Thank you for joining us today and sharing so much knowledgeable things with all of us. Thank you so much. Yeah, my pleasure. And to everyone, all the audience, अगर आपको इस conversation में कुछ value मिली है तो please एक like जरूर दीजिएगा and share it with all other parents जिनको भी आपको लगता है कि ये conversation सुनने की ज़रूरत है। And don't forget to subscribe to this channel, Blossom Everyday, and I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you so much.